हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट पर अपनी मैथमेटिक्स की चर्चा जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है गणित की प्रकृति। तो यहीं से अपनी बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा जहां पे कल की क्लास हमने छोड़ा था। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। चलिए क्लास शुरू करें इससे पहले मैं टाइम को लेकर थोड़ा बता देता हूं। इधर हम लोगों की क्लास जो होगी 5:15 शाम को ये चलेगी, क्योंकि 4 से 5 मेरा ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास छोड़कर फिर आपके लाइव क्लास के लिए मैं आता हूं, तो इस दौरान 10-15 मिनट लग जाते हैं। और एक तो इधर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा चल रहा है छठ वगैरह की वजह से। तो चलिए फिलहाल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में कल हमने गणित की प्रकृति के बारे में बात किया कि गणित की प्रकृति क्या है। तो बताइए क्या है, आपने क्या पढ़ा? आइए इसका समरी देखते हैं। गणित की प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा कि गणित की जो प्रकृति है वो क्या है? वह सरल है। गणित की प्रकृति क्या है? सरल है एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। और आपने क्या पढ़ा था पीछे क्लास में? हमने बताया कि जो गणित की प्रकृति है यह क्या है? गणित की प्रकृति तार्किक है, लॉजिकल। गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है, लॉजिकल। और क्या है? क्रमबद्ध है, सीक्वेंस में इसलिए है क्योंकि गणित में यह निश्चित होता है कि इसके बाद यही सीख सकते हैं। जैसे गुणा का ज्ञान तभी होगा जब योग पता हो। हमें जैसे योग पता ही नहीं है तो गुणा हम सीख नहीं सकते। तो गणित की प्रकृति क्रमबद्ध होती है। गणित में यह तय होता है कि हम इस ज्ञान के बाद ही यह ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है, क्रमबद्ध होती है, यथार्थ होती है। यथार्थ का मतलब जो पहले था आज है कल भी रहे, मतलब जिसको कहते हैं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, परम सत्य। सार्वभौमिक का मतलब है परम सत्य, यूनिवर्सल, जिसका मतलब यह होता है कि ज्ञान जो यहां पे रहे वो हर जगह व्याप्त रहे। ऐसा नहीं कि यहां कुछ और हो, आपके यहां कुछ और हो, दूसरे के यहां कुछ और हो। जैसे हमने उदाहरण दिया था, बेलन का आयतन πr² होता है। अब ये हमारे यहां भी होता है, प्रयागराज जिले में भी, और चाहे जिस जिले में चले जाए, चाहे जिस कोने में चले जाए। अब भारत देश छोड़ ही दीजिए, विदेशों में भी चले जाएंगे तो वही रहेगा। ये होता है सार्वभौमिक। आधार पर घात शून्य हो तो मान एक होता है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में भी, हर जगह। और गणित की जो प्रकृति है, तार्किक हो गया, क्रमबद्ध हो गया, यथार्थ हो गया, सार्वभौमिक हो गया, और क्या कह सकते हैं, अन्य विषयों के साथ सह संबंध दर्शाने वाला भी है। अन्य विषयों के साथ सह संबंध बतलाने वाला भी है। ये आपने इतनी चीजें पढ़ा था। कल हमने इसको डिटेल में लिखा था, आज हमने इसका समरी लिख दिया ताकि चीजें रिकॉल होती रहे। तो ये तो था गणित की प्रकृति। और दूसरा कल आपने क्या पढ़ा था? अवधारणाओं की प्रकृति। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो गणित में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका नेचर क्या होता है? तो हमने बताया था कि जो गणित में कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी प्रकृति तार्किक होती है, और गणित में अवधारणाओं की जो प्रकृति होती है वह संचयी प्रकृति होता है। अब इसका मतलब मैंने कल आपको समझाया था, जो लोग कल की क्लास किए होंगे, संचयी प्रकृति का मतलब होता है अवधारणाओं का परस्पर एक दूसरे से संबंधित होना। अवधारणाओं का परस्पर एक दूसरे से संबंधित होना, इसको कहते हैं संचयी प्रकृति। क्योंकि गणित के एक कॉन्सेप्ट से कई कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट है तो इससे हो सकता है 2 कॉन्सेप्ट बने, या हो सकता है इससे और कई कॉन्सेप्ट बने। तो इस नेचर को हम संचयी प्रकृति कहते हैं। इसको हम जटिल जाल तंत्र भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जटिल जाल तंत्र होती है। अवधारणाओं की प्रकृति क्या होती है? जटिल जाल तंत्र होती है। और गणित में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी प्रकृति रैखिक नहीं होता। इसका मतलब
देखिए, जब एक कॉन्सेप्ट अपने आप में परिपूर्ण हो, अर्थात जब एक कॉन्सेप्ट से कोई दूसरा कॉन्सेप्ट न बने, तो उसको कहते हैं रैखिक। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में एक नियम से ढेर सारे नियम बनते हैं, तो इसलिए इसकी व्यवस्था रैखिक नहीं होता। देखिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से 2 बने, या हो सकता है इससे 3 बने, या हो सकता है इससे 2 बने। तो यह जटिल जाल तंत्र है, रैखिक नहीं होता। और गणित में अवधारणाओं की प्रकृति निगमनात्मक प्रकृति होती है। क्यों होती है, इसको मैंने पिछले क्लास में समझाया था। ये आज हम रिवीजन इसका कर रहे हैं और तुरंत अगले हेडिंग पर मैं आऊंगा। निगमनात्मक प्रकृति होती है। गणित की प्रकृति क्या होती है? निगमनात्मक प्रकृति होती है। तो ये सारी बातें जो है हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके कुछ सवाल भी मैंने कराया था। ये सवाल मैंने आपको दिया था होमवर्क में, 3 सवाल इसका मैंने कराया था। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर अगले हेडिंग पर आते हैं। तो एक बार मैं आप सभी के नाम भी ले लूं। ऋषभ मिश्रा, स्वाति पाल, नसर। हाँ बिल्कुल, आपने लिखा अवधारणाओं की प्रकृति तार्किक होती है, अमूर्त होती है, संचयी होती है। बहुत अच्छा। चलिए, आपने लिखा सब में आपका लाइव क्लास खोज सहित। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, खोजना क्या, अभी लगातार इधर मैं आपको थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों कराता चलूंगा, और जब ये डेमो क्लास खत्म होगा तो प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस इतनी करा देंगे कि उसी से काम आपका हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। तो बताइए, गणित की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 गणित की प्रकृति से होगा और 1 डिफरेंट होगा। तो बताइए क्या है? पहला लिखा है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, गणित तर्कों का विषय है और तर्क में कल्पना करना ही होता है, क्योंकि गणित की प्रकृति होती है तर्कात्मक। गणित की प्रकृति क्या होती है? क्योंकि जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी सूत्र बनते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, वो सब तर्क पर ही आधारित होते हैं। तो गणित की प्रकृति क्या होती है? तर्कात्मक। और तर्कात्मक प्रकृति में कल्पना की आवश्यकता होगी। भाई एक चीज बताइए कि बिना इमेजिन किए आप तर्क कर सकते हैं? जिसको देखिए, एक मैं नया शब्द आपको देने चला हूं, सीटेट में बहुत पूछा जाता है, जिसको कहते हैं कंजेक्चर बनाना। इसको बोलते हैं कंजेक्चर बनाना। थोड़ा इसका मतलब समझिए, टू मेक अ कंजेक्चर। ये कंजेक्चर शब्द क्या है? यहां ई होगा, आगे टी के बाद ये होगा, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, कल्पना करना। देखिए, कंजेक्चर का मतलब होता है वह गणितीय कथन जिसके बारे में कुछ निश्चित न कह सके, उसको कहते हैं कंजेक्चर। अनुमान, कल्पना करना। अच्छा आप बताइए, कभी कभी जब हम कोई चीज गेस करते हैं, गेस करना मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, या जब कोई चीज आप अनुमान लगाते हैं, तो क्या अनुमान हमेशा सत्य होता है? नहीं भाई। कभी कभी कोई गणित का सवाल आपके सामने आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तर्क लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, कल्पना करते हैं। तो जो अनुमान लगाते हैं, कभी कभी वो अनुमान फेल भी हो जाता है, तो हम उसको छोड़कर दूसरा अनुमान लगाते हैं। कुल मिला के अनुमान लगाना, तर्क करना, ये गणित का खेल है, गणित का हिस्सा है। तो बिना अनुमान लगाए, बिना कल्पना किए, बिना इमेजिन किए, बिना कंजेक्चर बनाए तर्क होता ही नहीं है। तो इसलिए ये तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कल्पना की आवश्यकता तो हर जगह होगी, चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे उच्च स्तर। भाई बिना सोचे बिना समझे कैसे गणित हल होगा? तो ये तो कथन गलत है। और लिखा है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बिल्कुल भाई, विचार का सही संचारण तभी होगा जब विशेष शब्दावली यूज करेंगे। और गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित की प्रकृति तर्कात्मक होती है, तो सत्य है ही। और गणितीय संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या है? क्रमबद्ध। ये आपने लिखा है कि गणित की प्रकृति जो है वह क्या होती है? क्रमबद्ध होती है। तो आइए हम बढ़ते हैं, और इसमें गलत कथन हमें सेलेक्ट करना था। तो गलत कथन तो हमारा क्या है?
अच्छा, गलत कथन की बात करें तो यही है, गणित की प्रकृति के बारे में यही सही नहीं है। आइए कुछ और प्रश्न करें। कुछ लोग जो आज नए जुड़े हैं, पिछला क्लास नहीं देखे हो तो पिछला क्लास देख लीजिएगा। आज हम पिछले क्लास की ही रिवीजन अभी कर रहे हैं, अभी नई थ्योरी इसके बाद लेंगे। एक दो सवाल और करा दूं, फिर नई थ्योरी ले रहा हूं। अब ये नहीं कहना इतना जल्दी जल्दी हमने जो उधर थ्योरी बता दिया वो जल्दी जल्दी नहीं बताया, कल हमने उसको समझाया था, आज उसका रिवीजन चला है। आइए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। अच्छा, कान्हा काहे पार्थ आपने लिखा है कल क्लास नहीं लिए हैं, तो काफी लोग कल क्लास नहीं लिए हैं, तो पिछला क्लास देखे रहेंगे तो आज बहुत अच्छा समझ में आएगा। चाहत और पूरन चौधरी, सवाना खातून, पांचवें सवाल का उत्तर करिएगा। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? तो गणित की प्रकृति कल आपने व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ा है, बताइए गणित की प्रकृति के अनुसार क्या सही है? गणित की अपनी भाषा है, ये सही है कि गलत? देखिए सही है। हमने कल नोट कराया था कि गणित स्वतः एक भाषा है जो चिन्ह और नियम से चलती है, और कल हमने ये भी कहा था हर भाषा का ग्रामर होता है। जैसे हिंदी का ग्रामर है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, अंग्रेजी का नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, तो इसी प्रकार गणित की भी भाषा है, तो गणित का भी ग्रामर है। पद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत और चिन्ह, इन्हीं 5 अंगों से गणित का ज्ञान निर्मित होता है। तो गणित की अपनी भाषा है, सत्य है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गलत है। देखिए एक बात समझिएगा, ये तो कह रहा है कि किसी भी गणित की समस्या का केवल एक हल होता है, जरूरी नहीं, क्योंकि गणित में कई सवाल ऐसे होते हैं जो अपसारी चिंतन पर होते हैं। किस पर होते हैं? अपसारी चिंतन। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थॉट। क्या होता है? डाइवर्जेंट थॉट। आज हम इसी थ्योरी की शुरुआत अभी करेंगे, बस 2-5 मिनट बाद। देखिए अपसारी चिंतन में जो भी सवाल बनते हैं उसके कई उत्तर होते हैं। अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो भी सवाल बनते हैं उसके कई उत्तर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 संख्या बताइए जिसका योग 10 हो, आपसे मैं कहूं कि कोई 2 संख्या बताइए जिसका योग 10 हो, तो क्या इसका केवल एक ही समाधान है? क्या इसका केवल एक ही हल है? नहीं। आप कहेंगे कि वो 2 संख्या 1 और 9 भी हो सकता है, देखिए इसका योग 10 है। आप कहेंगे 2 8 भी हो सकता है, 3 7 भी हो सकता है, या 4 6 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। हमने तो आपसे कहा था कोई 2 संख्या बताइए जिसका योग 10, तो कोई 2 संख्या में 1 और 9 भी हो सकता है, 2 8 भी हो सकता है, 3 7 भी। ये तो कह रहा है कि किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गलत कह रहा है। अच्छा, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। हाँ, ये कल मैंने लिखवाया था, गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती है, ये बात सत्य है। कल की क्लास आप लोगों ने किया होगा तो ये पता है, ए और सी। तो गणितीय अवधारणाएं क्या होती हैं? अमूर्त होती है। देखिए अवधारणाओं की प्रकृति में एक छूट रहा था, मैं यही सोचा था क्या छूटा है। अवधारणाओं की प्रकृति क्या होती है? अमूर्त होती है। ये चीज आपने लिखा भी था कल वाली क्लास में। तो ए और सी सत्य है, हम लोगों का बी ऑप्शन। आइए एक प्रश्न और देखते हैं और इसके बाद फिर हम नए थ्योरी पर आते हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि ये पता चले कि जो थ्योरी हमने पढ़ा है उस थ्योरी से कैसे कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने गणित की प्रकृति और अवधारणाओं की प्रकृति 2 हेडिंग कल मैंने बताया था, और उसी हेडिंग से प्रश्न करा रहा हूं। सवाल यह है कि गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए कौन सा कथन अति उपयुक्त है? Which of the following is most appropriate for the hierarchical nature of mathematics? एक बात समझिएगा, पहले तो पदानुक्रम प्रकृति का मतलब समझिए। पदानुक्रम प्रकृति का मतलब होता है क्रमबद्ध। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का अर्थ यह है कि गणित में यह चीज तय होता है कि इसके बाद ही यह ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं, और इस ज्ञान के बाद ही अगली ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब जैसे गुणा है, तो गुणा का ज्ञान हमें तभी क्लियर होगा जब हमें योग पता हो। भाई बिना जोड़ सीखे गुणा नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि गुणा योग की ही पुनरावृत्ति होती है।
जैसे मैं कहूं कि 10 + 10 + 10 5 बार जोड़िए, तो आप कहेंगे 10 10 5 बार जोड़ने से बेहतर है कि 10 × 5 कर दे, 50 हो जाएगा। मैं कहूं 20 20 3 बार जोड़िए, तो आप कहेंगे 20 × 3 कर दीजिए, 60 हो जाएगा। मतलब गुणा का ज्ञान तभी होगा जब योग पता। तो इसी को कहते हैं क्रमबद्ध प्रकृति, इसी को कहते हैं पदानुक्रमिक प्रकृति। तो गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक है, क्योंकि गणित में यह तय होता है कि हम इसके बाद ये सीखेंगे, इसके बाद ये सीखेंगे और इसके बाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सुटेबल है। लिखा है कि मिडिल स्कूल स्तर पर गणित को सबसे कठिन विषयों में एक माना गया है। देखिए जो माना गया है वो तो हमने कहा विपक्ष दलों ने दुष्प्रचार फैलाया है कि गणित कठिन विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गणित भाषा है और भाषा कठिन हो ही नहीं सकता। देखिए गणित कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम गणित रटते हैं, सीखते नहीं। क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि सूत्र याद कर ले और सूत्र से प्रश्न हल कर ले, जिसको कहते हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स। और ट्रिकी मैथमेटिक्स 4 दिन बाद धोखा दे देता है। जो सूत्र हमने आज मेहनत करके याद किया था, हो सकता है 8-10 दिन बाद भूल जाए, तो वही सवाल नहीं हल हो पाएगा। तो गणित चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मिडिल स्तर हो, कठिन नहीं होता, क्योंकि गणित भाषा है। और भाषा को भाषा की तरह सीखेंगे तो आसान होगा, मतलब ग्रामर की तरह सीखेंगे तो आसान होगा। तो ये तो पहला गलत है। आपको यह बताना है पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए क्या कथन सही है, ये तो नहीं है। पदानुक्रमिक का मतलब होता है क्रमबद्ध, मतलब ज्ञान तय होता है, इसके बाद ये सीखेंगे, इसके बाद ये। लिखा है गणित में संकल्पनाएं एक रैखिक पैटर्न का पालन करती है। बिल्कुल नहीं। हमने कई बार बताया कि गणित की जो संकल्पना का मतलब अवधारणा होता है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए गणित में जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी व्यवस्था रैखिक नहीं होता, जटिल जाल तंत्र बनाती है। और यही चीज मैंने लिखा है, हमने देखिए यही लिखा है, गणित की जो अवधारणाओं की प्रकृति होती है वो जटिल जाल तंत्र होती है, रैखिक नहीं होता, रैखिक नहीं होता। तो यहां पे क्या लिखा है, गणित में संकल्पनाएं रैखिक पैटर्न का पालन करती है, नहीं बल्कि जटिल जाल तंत्र का पालन करती है। अच्छा सी लिखा है अगर व्यवकलन, व्यवकलन को कहते हैं घटाना, अगर घटाना और गुणा की संक्रिया को दृढ़ नहीं किया जाएगा तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। हाँ यही सही है। देखिए मेरी बात समझिएगा, गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब तय ज्ञान, ये पता हो कि इसके बाद यही सीखेंगे। आप बताइए हम भाग कब सीखेंगे भाई, जब हमें जोड़ घटाना गुणा पता होगा तभी तो भाग सीखेंगे। अगर व्यवकलन मतलब घटाना, अगर घटाना और गुणा की संक्रिया को दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत, अगर घटाना और गुणा की जो संक्रिया है इसको मजबूत नहीं किया तो भाग का परिचय नहीं करा सकते, क्योंकि भाग में गुणा भी आता है और घटाना भी आता है। जैसे मान लिया हम 47 में 8 से भाग करें तो हम 8 पंचे 40, देखिए यहां गुणा भी करे हैं, 8 पंचे 40, अब 47 में 40 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है, मतलब भाग में गुणा का भी प्रयोग होता है। 8 से 5 बार में 40 हुआ तो 8 पंचे 40 यहां गुणा हो गया, अब घटा रहे हैं तो मतलब भाग का परिचय तभी होगा जब गुणा पता हो और क्या पता हो, घटाना, तभी भाग का परिचय कराएंगे। तो इसी को कहते हैं पदानुक्रमिक प्रकृति। चलिए ये बात आप उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। तो यहां भी यही सवाल है, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्क संगत संरचित है और संबंधित है, तो कह रहे हैं कौन सा कथन इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ध्यान सुनिएगा। चलिए सरिता रावल, आदिल कश्यप, मेरी बात समझ पाए हैं पिछला वाला? इस प्रश्न का उत्तर करिए, इसके बाद नए थ्योरी पर मैं आ रहा हूं, इसके बाद तुरंत नई थ्योरी शुरू करेंगे। गणित की पदानुक्रम प्रकृति है मतलब सिस्टमेटिक है, अवधारणाएं तर्क संगत संरचित है, मतलब कॉन्सेप्ट पता है कि इसके बाद ये आएगा, लॉजिकल सिस्टमेटिकली फ्रेम है। तो कह रहा कौन सा कथन उपयुक्त है, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये सत्य है। ये क्या है भाई, हमें पता है ना, जोड़ के अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, जोड़ के कॉन्सेप्ट के निर्माण के बाद गुणन आता है। गुणा, गुणा कब आता है,
भाई जोड़ सीखे रहेंगे तभी तो गुणा आएगा। अच्छा, बी कह रहा है कि योग और गुणन पृथक अवधारणा है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग और गुणा पृथक अवधारणा नहीं है, ये गलत है। योग और गुणा पृथक, पृथक मतलब अलग, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। योग और गुणा अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि गुणा योग की ही पुनरावृत्ति है। गुणा योग की ही पुनरावृत्ति है। गुणा क्या है? गुणा जो है योग का पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, मतलब गुणा क्या होता है? योग का पुनरावृत्ति होता है। जब कई चीज कई बार जोड़नी हो तो उसका गुणा कर देते हैं। जैसे 20 20 6 बार जोड़नी है तो 20 गुणा 6 कर देते हैं। मतलब दोनों अलग अलग अवधारणा नहीं है, गुणा और योग एक ही कंसेप्ट है। बस ये है कि गुणा जो है योग की पुनरावृत्ति है। तो ये तो गलत हो गया, हालांकि ये सही है। गणितीय अवधारणा का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन नेगेटिव टर्म होता है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। आगे जब मूल्यांकन पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं बताऊंगा। योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? छात्र को ग्रेडिंग देने के लिए, कक्षोन्नति रैंकिंग प्रदान करने के लिए। इसका सबसे बड़ा दोष है, यदि छात्र गलत कर गया तो हम सुधार नहीं सकते। जैसे वार्षिक परीक्षा, यदि वार्षिक परीक्षा में मान लिया कोई छात्र फेल हो गया तो अब हम सुधार नहीं सकते, उसको उसी कक्षा में फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो ये गलत है। अच्छा, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। हाँ, सही कह रहा है। कह रहा है कि जो संख्या ज्ञान है, अ सेंस ऑफ नंबरनेस, संख्या का जो ज्ञान है इसका विकास कब होना चाहिए? संख्या ज्ञान का विकास कब होना चाहिए? योग और घटाना की अवधारणा से पहले होना चाहिए। मतलब जोड़ घटाना सिखाने से पहले हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा? संख्या। मतलब संख्या ज्ञान का विकास कब होना चाहिए? जोड़ और घटाना के अवधारणा के पहले होना चाहिए। मतलब जोड़ घटाना सिखाने से पहले आप संख्या सिखाइए। तो ए और डी सत्य है। मेरी बात समझ है? हाँ, ए और डी बिल्कुल। पूरन यादव और शबाना खातून, जितेंद्र, रूपाली, चलिए कई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आता हूं नई थ्योरी पर। इतना हमने 6-7 सवाल करा दिया, जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाया था। आइए गणित की प्रकृति के अंतर्गत नया हेडिंग करते हैं कि गणित में सोच के प्रकार क्या है। जो लोग पहली क्लास से मेरा क्लास देख रहे हैं, हमने शुरुआत में ही हेडिंग बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे गणित क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति क्या है। ये 4 हेडिंग आपने पढ़ लिया है। ये 5वां हेडिंग मैं बताने चला, गणित में सोच के प्रकार क्या है। देखिए, सोचना जो है, जिसको हम थॉट कहते हैं, या यदि हम थिंकिंग लिख दें, थिंकिंग की बात करें, सोचना, तो सोचने का क्रम 2 ही हो सकता है। सोचने का जो क्रम है वह 2 ही हो सकता है। एक को कहते हैं अभिसारी, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, और दूसरे को बोलेंगे अपसारी, इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस थ्योरी को बहुत आराम से और बहुत धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि सीटेट का चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सीटेट का सेकंड पेपर हो, इस हेडिंग से बहुत प्रश्न बनते हैं। चलिए अब थोड़ा ध्यान देना। सोचना, थिंक करना 2 प्रकार से होता है, या तो अभिसारी तरीके से सोचेंगे या अपसारी। देखिए, अपसार का मतलब होता है फैलाना, अपसार का मतलब होता है फैलाना। जैसे टार्च की जब लाइट जलाते हैं तो टार्च की लाइट क्या होता है? प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है फैलता जाता है। ऐसे होता है ना।
टार्च वाली लाइट जैसे मान लिया प्रकाश किरण यहां से चली, यहां से तो एक बिंदु से निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यह फैलता जाएगा, यह क्या होगा, ओपन होता जाएगा। मतलब यहां पे विचार खुलते हैं। अपसार का मतलब होता है फैलाना। तो जहां पे विचार खुले ऐसे सोच को अपसारी कहते हैं। और एक होता है अभिसारी। अभिसारी में विचार खुलता नहीं, सीधा ही चलता है। जैसे लेजर लाइट, जब हम लेजर की लाइट जलाते हैं, लेजर लाइट, तो प्रकाश किरण एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा चलता है, एक बिंदु से निकलता है और सीधा ही रहता है, ये कहीं प्रकीर्णित नहीं होता। प्रकीर्णित मतलब फैलता नहीं। लेजर की लाइट, दोनों लाइट पर थोड़ा मंथन करिएगा। टार्च की लाइट जो होती है, जैसे ये टार्च है, इसकी लाइट एक बिंदु से निकलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रकाश किरण फैलते हुए जाती है, मतलब ओपन होता है। तो जहां पर आपके विचार खुलने लगे, समझिए वह सोच अपसारी है। और जहां पर आपके विचार बंद हो, यहां पे विचार क्लोज होता है। जहां पे विचार बंद हो उसको बोलते हैं अभिसारी। जैसे ऐसा कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न हो, ऐसी कोई समस्या जो आपके सामने उत्पन्न हो, यदि उस समस्या को आप अनेक प्रकार से बता पाए तो वह सोच अपसारी है। मतलब एक ही समस्या को अनेक प्रकार से बता ले कि ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी, मतलब आपके विचार खुलेंगे, तो समझिए वह समस्या अपसारी चिंतन का है। लेकिन ऐसी कोई समस्या आपके सामने प्रकट हो जाए कि जिसका समाधान केवल एक ही तरीके से निकले, केवल ज्ञात तरीके से निकले, तो हम उसको बोलते हैं अभिसारी। जैसे मैं कहूं कि 4 गुणा 6 क्या होगा, तो इसका समाधान केवल एक ही है। 4 गुणा 6 24 होगा, यह परम सत्य है, 24 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि पिता की आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी है। पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष हो तो पिता की आयु बताइए, तो आप कहेंगे 35 साल, क्योंकि जो पिता की उम्र है वह पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अब पुत्र का उम्र 5 साल है, तो जब पुत्र 5 साल का है तो पिता की उम्र क्या है, पुत्र की 7 गुनी है। तो यदि पुत्र 5 साल है तो 5 सत्ते 35 होगा, तो पिता की उम्र 35 वर्ष होगी। इसका भी केवल एक ही हल है। इसका मतलब यह सवाल भी अभिसारी चिंतन का है। मतलब जहां जिस सवाल के केवल एक ही उत्तर मिले, जिस प्रश्न के केवल एक ही हल मिले, केवल एक ही उत्तर मिले, एक के अलावा कुछ भी न हो, तो वहां पे अपने विचार बंद हो जाते हैं। तो ऐसे सोच को अभिसारी कहते हैं। और यदि ऐसी समस्या जिसके कई प्रकार से उत्तर दे सके, एक ही सवाल को यदि अनेक प्रकार से हल कर सके, तो ऐसी समस्या अपसारी चिंतन के अंतर्गत आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे मैं कहूं कि 2 संख्या बताइए जिसका गुणनफल 36 हो, बताइए 2 संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर गुणनफल 36 आए, तो क्या इसका केवल एक ही हल है? आप कहेंगे 1 गुणा 36 भी हो सकता है, आप कहेंगे 2 गुणा 18 भी तो हो सकता है, 2 गुणा 18 36 होगा। आप कहेंगे 3 गुणा 12 भी हो सकता है, 3 गुणा 12 36 होगा। आप कहेंगे 4 गुणा 9 भी हो सकता है, 4 9 36। आप कहेंगे 6 गुणा 6 भी हो सकता है, 6 6 36। तो एक ही सवाल के कई समाधान हैं। तो यहां पे हमारे विचार खुल रहे हैं। तो जब विचार खुलता है, जब विचार ओपन होता है, तो ऐसे चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। और जहां पे विचार बंद हो, क्लोज हो, ऐसे चिंतन को अभिसारी कहते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, यह एक फैक्ट है। और जितने भी सवाल फैक्ट होते हैं उसका केवल एक ही हल होता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, इसका केवल एक ही समाधान है, यह फैक्ट है। अतः यह सोच अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। तो पहले मैं 2 कॉलम बांट रहा हूं, इसकी थ्योरी समझाने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात, इस सोच के अंतर्गत, किस सोच के अंतर्गत, अभिसारी की मैं बात कर रहा हूं,
इस सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वह बंद सिरे वाले होते हैं। वह कैसे होते हैं? बंद सिरे वाले होते हैं, जिसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बंद सिरे वाले, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वह बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। वो कैसे प्रश्न होते हैं? बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि वहां पे अपनी सोच खुलेगा ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि 4+6 क्या होगा, तो 4+6 फिक्स है, 10 ही होगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। तो जहां पे अपने विचार बंद हो जाए तो ऐसा सवाल बंद सिरे वाला प्रश्न कहलाएगा। ऐसा प्रश्न क्या कहलाएगा? बंद सिरे वाला प्रश्न कहलाएगा। बात समझ है? अभी बस केवल थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और मैं इसके बाद जब प्रश्न कराऊंगा तो ये प्रश्न के उत्तर आप लोग तभी कर पाएंगे जब थ्योरी को ध्यान से देखे रहेंगे। चलिए, अब सारी सोच के अंतर्गत तो कैसे प्रश्न आते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। इस सोच के अंतर्गत, किसके? डाइवर्जेंट थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं। इस सोच के अंतर्गत, इस सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो कैसे होते हैं? खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। खुले, या इसको मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। इस सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। मेरी बात समझ है? अभी सारी सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वह बंद सिरे वाले प्रश्न होंगे, क्योंकि उसका केवल एक ही हल होगा। और जो अपसार में विचार खुलते हैं, मतलब कई उत्तर कर पाएंगे, तो इस सोच के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसको खुले सिरे वाले या मुक्त अंत वाले प्रश्न कहेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दे सकते हैं। कैसे प्रश्न? जो बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दे सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं। कैसे? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दे सकते हैं। बड़े ध्यान से थ्योरी समझिएगा और एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा ही नहीं। देखिए, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते, क्योंकि यहां पे विचार अपना बंद हो जाता है, क्योंकि किसी भी समस्या को केवल एक प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे। जैसे हमने कहा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो गांधी जी अलग अलग दिन पर या अलग अलग तारीख पर तो पैदा नहीं हुए होंगे, एक ही डेट पर पैदा हुए होंगे, वो फिक्स है। तो जिस प्रश्न का उत्तर फिक्स्ड हो, जिस प्रश्न का उत्तर एकदम निश्चित हो, और जिस प्रश्न का उत्तर केवल एक हो, और जिस प्रश्न का उत्तर एकदम स्पष्ट हो, वो होता है, अब वो क्या होता है? वह बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। मतलब यह किस सोच के अंतर्गत आते हैं? अभिसारी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही प्रकार से दे सकते, जैसे पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, अब तो उसका उत्तर केवल एक ही होगा। तो जिस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो, बंद सिरे वाला प्रश्न होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न फैक्ट, जिसको कहते हैं तथ्यों पर आधारित होते हैं। कैसे प्रश्न? जो बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खुले सिरे वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है, ऐसे प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न
तर्क या फिर हम कहते हैं आइडियाज पर आधारित होते, IDEAS। ऐसे प्रश्न जो है तर्क या फिर आइडियाज पर आधारित होते हैं। क्योंकि एक बात समझिएगा, जिस सवाल के कई उत्तर वो तर्क पर ही तो आधारित होगा। जैसे हमने कहा कि दो संख्या लिखिए जिसका योग 8 हो, मैंने आपसे कहा कोई दो संख्या लिखिए जिसका योग 8 हो, तो इसका उत्तर फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जैसे 1 + 7 भी हो सकता है, जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 + 6 भी हो सकता है, जोड़ेंगे 8 आएगा। 3 + 5 ये भी 8 आएगा। 4 + 4 3.5 + 4.5। कहने का मतलब जिस सवाल के कई उत्तर होंगे वो तर्क पर आधारित होगा, इसीलिए यहां पे विचार खुलते हैं, कई उत्तर होगा और यहां पे जवाब सीधा मिलेगा। तो मैं अगली लाइन आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक और स्पष्ट होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है और स्पष्ट होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है और क्या होता है? स्पष्ट होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनेक होता है और स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है अनेक होता है और क्या होता है? अस्पष्ट होता है। जैसे हमने कहा दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल 36 हो, तो 1 × 36 भी हो सकता है, 2 × 18 भी हो सकता है। मतलब हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यही होगा, मतलब इसमें आप दावा नहीं कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते। जैसे दो संख्या लिखिए जिसका गुणनफल 36 हो, तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि 4 × 9 ही होगा? नहीं भाई, 2 × 18 भी तो हो सकता है, 1 × 36 भी हो सकता है, 6 × 6 भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनेक होता है और स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है। तो अब ये नहीं कहना तो ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए, नहीं, ऐसे प्रश्न को क्लास में जबरन पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की बुद्धि विकसित होती है। ये हमें सोचने का अवसर देता है, लेकिन ये हमें सोचने का अवसर नहीं देता, इसलिए यहां पे बुद्धि हमारी संकुचित हो जाती है। हम उतना ही सोचते हैं जितना काम का होता है, लेकिन यहां जब हटकर सोचेंगे तो बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, जिसको कहते हैं बच्चों में रचनावादी सोच। कहते हैं ना कि ये बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, मतलब ये सवाल ऐसे भी बता दे रहा है वैसे भी बता दे रहा है, लेकिन यहां क्रिएटिवपन लाने का अपने अंदर कोई अवसर नहीं मिलता। तो ऐसे प्रश्न को कक्षा में हमने कहा कि बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चों की बुद्धि क्षमता, तर्क क्षमता और अन्य जो कौशल है वह विकसित हो। और यही प्रश्न बच्चों में ऐसे कौशल का विकास कर सकता है। ऐसे प्रश्न तर्क कौशल का विकास नहीं कर सकते, हाँ बच्चे को संतुष्ट कर सकते हैं कि नहीं ठीक है यही उत्तर है। अभी इसके मैं प्रश्न भी कराऊंगा, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। आइए मैं अगले थ्योरी पर चलता हूं। नहीं, ये तो अभी जो दो बातें हुई हैं अब सारी इसमें 4 पॉइंट यहां नोट किया, 4 पॉइंट यहां। तो आइए हम बढ़ते हैं। देखिए अभिसारी के अंतर्गत जो प्रश्न चल रहा है, यहां पे क्लोज इंडेड क्वेश्चन चल रहा है। यहां पे कैसे सवाल चल रहे हैं? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। यहां पे कैसे प्रश्न चल रहे हैं? ओपन इंडेड क्वेश्चन। मतलब ये है अभिसारी। अभिसारी में विचार बंद होता है और अपसारी सोच में विचार क्या होता है? खुलता है। अपसार का मतलब होता है फैलाना। चलिए कुछ और बातें करते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्नों से, कैसे प्रश्न, ये जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों से बच्चों के बुद्धि पर, ऐसे प्रश्नों से बच्चों के बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।
मतलब बच्चों में पॉजिटिव सोच डेवलप नहीं होगी। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों से बच्चों के बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों के उपयोग से बच्चों के बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक चीज मैं बता दूं कि बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित नहीं होती। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसको बंद सिरे वाले प्रश्न कहते हैं, तो बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित नहीं होती। मेरी बात समझ आए हैं? बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित नहीं होती। कैसे प्रश्न से? जो बंद सिरे वाले हैं, क्योंकि बच्चा कुछ हटकर सोच ही नहीं सकता। अब जैसे मैंने कहा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो बच्चा केवल टू द पॉइंट सोच सकता है, हटकर सोच ही नहीं सकता। और हटकर सोचेगा तो उत्तर गलत होगा, तार्किक नहीं होगा। तो यहां पे बच्चों में क्रिएटिवपन नहीं आ सकता। लेकिन ये जो खुले सिरे वाले प्रश्न हैं, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन हैं, आपको बता दें, ऐसे प्रश्नों के प्रयोग से बच्चों में रचनात्मकता विकसित होती है। रचनात्मकता विकसित होती है। यहां सृजनात्मकता विकसित नहीं होती, सृजनात्मकता विकसित नहीं होती। और यहां पे जो है बच्चे सृजनशील होते हैं, कुछ नया करने की जज्बा यहां पे उत्पन्न होता है। बच्चे जो है सृजनशील होते हैं। कैसे प्रश्न के प्रयोग से? जो खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। और इसके यदि हम कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं कहूं कि दो संख्या का योग, मैं बंद सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमने कहा दो संख्याओं का योग 30 है, दो संख्याओं का योग 30 है। यदि पहली संख्या 18, तो दूसरी संख्या बताइए। आप बताइए, ये जो सवाल मैंने पूछा है, ये खुले सिरे वाला है कि बंद सिरे वाला है? अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सवाल खुले सिरे का है कि ये सवाल बंद सिरे का है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन देखिएगा, जिस सवाल के कई समाधान मिले, जिस सवाल के कई हल मिले, वह क्या होगा? खुले सिरे वाले प्रश्न होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब वह अपसारी में आएगा। और जिस सवाल का केवल एक ही उत्तर मिले, केवल एक ही हल मिले, वह क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, मतलब वह अभिसारी सोच के अंतर्गत आएगा। अब बताइए, इस सवाल का एक उत्तर मिलेगा कि अनेक उत्तर मिलेगा? बताइए। हमने कहा दो संख्या का योग 30 है, अब पहली संख्या 18 है, तो गारंटेड जो दूसरी संख्या होगी वह 12 होगी। इसका उत्तर केवल एक ही आएगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब इसका उत्तर एकदम फिक्स है। भाई जैसे कह दिया ना, दो संख्या का योग 30 है और एक संख्या 18 है, तो दूसरी क्या होगी? ये गारंटेड 12 होगी, 12 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो इस सवाल का केवल एक समाधान है, इस सवाल का स्पष्ट उत्तर है, इस सवाल का निश्चित उत्तर है। अतः यह अभिसारी सोच है। बंद सिरे वाले प्रश्न ये है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है। पिता कितने साल का है? पुत्र के उम्र का 7 गुना। अब पुत्र की उम्र 5 साल है, अब बताइए पिता कितने साल का होगा? भाई पिता तो पुत्र की उम्र का 7 गुना है ना। अब पुत्र 5 साल का है, तो उसका 7 गुना करेंगे तो 5 7 35 साल,
तो पिता की उम्र 35 साल है। ये उत्तर एकदम फिक्स है, एक ही है, निश्चित है। अतः यह सवाल भी क्या है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। जैसे हम कहें 4 गुणा 6 कितना होगा, तो 4 गुणा 6 24 है, उत्तर 1 है, स्पष्ट है। मैं कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका भी केवल एक ही उत्तर है। तो जिस सवाल के केवल एक ही उत्तर हो वह सवाल क्या होगा, बंद सिरे वाला, अभिसारी सोच में आएगा। अच्छा, इसका उदाहरण यदि हम कहें आपसे दीजिए, तो इसका उदाहरण देके बताइए। जैसे हमने कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए, इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। अब बताइए, एक ही उत्तर आएगा कि कई उत्तर आएगा, आप सोच के बताइए। इस सवाल का केवल एक ही उत्तर आएगा कि कई आएगा। हमने कहा एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या होगी। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है भाई, आयत का क्षेत्रफल 120 है ना, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 120। तो बताइए लंबाई और चौड़ाई कितना कितना लें कि गुणा करने पर 120 है। कहने का मतलब ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल 120 हो। तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। कैसे, जैसे 1 गुणा 120 भी हो सकता है, या 2 गुणा 60 भी हो सकता है, या 3 गुणा 40 भी हो सकता है, या 4 गुणा 30 भी हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर 120 आना चाहिए। तो यदि लंबाई 1 लें और चौड़ाई 120 लें, तो 1 का गुणा 120 में 120 आएगा। लंबाई यदि 2 ले और चौड़ाई 60 ले, तो 2 का गुणा 60 में 120 आएगा। लंबाई 3 ले, चौड़ाई 40 ले, तो 3 का गुणा 40 में 120 आएगा। 4 का गुणा 30 में 120 आएगा। ऐसे और कई उत्तर होंगे। 5 गुणा 24 120 होगा, या 6 गुणा 20 120 होगा। ऐसे कई उत्तर मिलेगा। 8 गुणा 15 भी होगा, 10 गुणा 12 भी होगा। तो जिस सवाल के कई उत्तर मिलने लगे वह क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अनेक होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। मतलब आप गारंटेड नहीं कह सकते हैं कि लंबाई 1 और चौड़ाई 120 ही होगा। मेरी बात समझ गए हैं? हाँ, देखिए, ये जो पेडागोजी चल रही है, जैसे नवाजेस अंसारी आपने लिखा है सीटेट पेपर 2 का मैथ है, तो पेडागोजी पेपर 2 का बताया। तो मैं आपको बता दूं, यह जो थ्योरी है प्राइमरी जूनियर दोनों में झोला भर भर के सवाल पूछे गए। कौन सा, ये जो अभिसारी अपसारी हुआ है, ये गणित में सोच के प्रकार। तो जो लोग देर से जुड़े हों शुरू से देखिएगा। तो बस इतना जानिए, जिस सवाल के कई उत्तर मिले वह ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सोच क्या होगी, अपसारी। और जिस सवाल का केवल एक ही उत्तर मिले वह क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, और सोच क्या होगा, अभिसारी। तो आइए हम बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न देखें। अच्छा, ये तो गणित की प्रकृति से ही है, इस सवाल का उत्तर आप बाद में कर लीजिएगा। ये भी गणित की प्रकृति से ही है। आइए देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउत्तरीय, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। बहुउत्तरीय प्रश्न समझ है ना, मल्टीपल आंसर, जिसके कई उत्तर हो। देखिए, मल्टीपल आंसर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। मतलब कह रहा है कि कौन सा उदाहरण है जिसके कई उत्तर होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे। बताइए। अच्छा, लिखा है 9 3 7 5, ये 4 अंक दिए हैं। कह रहा है कि इन 4 अंक दिए गए हैं, इन सभी अंकों का उपयोग करके, मतलब चारों अंक का उपयोग करना है, इन चारों अंक का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाए। मतलब ये 4 अंक का प्रयोग करना है यही। तो इसके उपयोग से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9 7 5 3, मतलब 9753। इसका केवल एक ही उत्तर है। तो ये बहुउत्तरीय प्रश्न का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइए,
भाई 9 3 5 7 ये 4 अंक दिए हैं, कह रहा है कि इसका उपयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, इन्हीं 4 अंक का यूज करना है और कोई रिपीट ना करे, तो बस यही तो बना सकते हैं 9 7 5 3। तो ये बहुत्तरीय प्रश्न का उदाहरण तो है नहीं। चलिए अच्छा बी पढ़िए। बिना रिपीटिशन के, बिना पुनरावृत्ति के 4 भिन्न अंकों का उपयोग करके 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि बिना पुनरावृत्ति के, मतलब कोई अंक रिपीट नहीं करना चाहिए, बिना रिपीटिशन के कोई अंक रिपीट नहीं करना चाहिए, और आपको 4 अलग अंक का उपयोग करना है, एक ही अंक का यूज नहीं करना, 4 अलग अंक का यूज करिए बिना पुनरावृत्ति के। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं? तो बना सकते हैं 9876। मतलब कोई अंक रिपीट न करे, बिना पुनरावृत्ति के कोई अंक रिपीट नहीं करना चाहिए, और 4 भिन्न अंक का उपयोग करना है, मतलब 4 अलग अलग अंक लेना है। तो 4 अलग अलग अंक लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं? यही तो बना सकते हैं, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, 9876। इसका भी केवल एक ही समाधान है, तो यह भी बहुत्तरीय प्रश्न का उदाहरण नहीं है। सी कह रहा है कि 4 भिन्न अंकों का उपयोग करके, 4 अलग अलग अंक का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाएं, इस शर्त के साथ, किस शर्त के साथ? कि इस शर्त के साथ बनाएं कि अंक 5 सदैव इकाई के स्थान पर हो। अंक 5 हमेशा क्या हो? इकाई के स्थान पर। चलिए बताइए। देखिए कह रहा है कि इस कंडीशन पर आपको 4 अंक की संख्या बनानी है कि इकाई पर 5 आए और 4 अलग अलग अंक का उपयोग करें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं? तो 9875 बना सकते हैं। यही, इसका भी केवल एक ही समाधान है, इसका भी एक ही समाधान है भाई। 4 अलग अलग अंक का उपयोग करिए और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, लेकिन कंडीशन है इकाई के अंक पर 5 ही आना चाहिए। तो इकाई पर 5 रखेंगे तो देखिए 9875 ही तो बनेगा, इससे बड़े तो 4 अंक की कोई संख्या बनेगी नहीं भाई। 4 अलग अलग अंक का यूज करना है, तो 4 अंक की यही सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसका भी केवल एक उत्तर है। इसका मतलब यही बहुत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। क्यों? लिखा है 2 अंक 3 और 5 को ले, मतलब केवल 2 ही अंक लेना है, 3 और 5 ये 2 अंक ले, और दोनों अंकों को समान बार उपयोग करके, दोनों अंकों को समान बार उपयोग करके 4 अंक वाली संख्या बनाइए। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपको 2 ही डिजिट लेना है, 3 और 5, ये 2 ही अंक लेना है, 3 और 5, और इसको क्या करना है? समान बार उपयोग करना और 4 अंक की संख्या बनाना। तो कई बना सकते हैं, जैसे देखिए हमने 3 और 5 को लिया, 2 अंक 3 और 5, और इसको दोनों अंकों को समान बार उपयोग करके, दोनों अंकों को समान बार उपयोग करना है। जैसे 5 2 बार लिखिए तो 3 भी 2 बार लिखिए। तो कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं? तो ये बना सकते हैं। अच्छा ये भी तो बना सकते हैं 53 53। भाई 3 और 5 2 ही अंक लेना है, 4 अंक की संख्या बनानी है, और दोनों अंक समान बार प्रयोग हो, तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, 33 55 भी बना सकते हैं, है ना। और 3 5 3 35 35 3535 ये भी बना सकते हैं। तो ऐसे तो कई बना सकते हैं। देखिए दोनों अंकों को समान बार उपयोग करके, दोनों अंक समान बार यूज करना, जैसे 5 2 बार यूज करना तो 3 भी 2 बार यूज करना। तो 4 अंक की संख्या बनानी है, कितने अंक की संख्या बनानी है? 4 अंकों वाली संख्या। तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी। तो यह सवाल बहुउत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। इस सवाल के कई उत्तर हैं। आइए बढ़ते हैं, कुछ और देखें। गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए, गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया। क्या दिया गया? लिखा है परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले 3 विभिन्न आयतों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी?
कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ये जो प्रश्न दिया है इसके संदर्भ में क्या सही है। लिखा है इस प्रश्न को हल करने के लिए पुनः स्मरण और पुनरुत्थान कौशल का होना आवश्यक है। अच्छा, बी कह रहा है कि छात्रों में गणित की रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। सी कह रहा है यह प्रश्न विद्यार्थियों की परिमाप की समझ को बाधित करता है, मतलब इंटरप्ट करता है, बाधित करता है। और डी कह रहा है इस प्रश्न को हल करने के लिए परिकलन कौशल का होना आवश्यक है। तो बताइए, चलिए, कान्हा का है पार्थ, रविंद्र चैरी और नगमा शेख, आदिल कश्यप, प्रतिभा तिवारी, कई लोगों को कमेंट आ रहे हैं। इस 11वें नंबर का सवाल का उत्तर करिएगा। कुछ लोग, कुछ क्या ज्यादा लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी पर भी आ गए। देखिए, पहली बात तो ये परिमाप की समझ बाधित नहीं कर रहा है। देखिए, आपसे ये सवाल हमने किया कि परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले, मतलब परिमाप कितना आना चाहिए, 24 सेंटीमीटर। परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले 3 अलग अलग आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। इससे बच्चों में रचनात्मकता ही तो विकसित होगी। देखिए, परिमाप 24 आना चाहिए, परिमाप का मतलब चारों भुजा का योग 24 आना चाहिए। तो कैसे कैसे आयत बना सकते हैं बताइए। देखिए, आपको 3 आयत का चित्र बनाना है जिसका परिमाप 24 आए। परिमाप का मतलब चारों भुजा का योग 24 आए। तो डायमेंशन क्या क्या रख सकते हैं, परिमाप का मतलब समझ ना, ये चारों भुजा का योग 24 आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 8 ये ले लीजिए, 8 है, 8 8 16 हो गया। अब 16 4 20, 20 4 24, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यदि लंबाई 8 ले और चौड़ाई 4 ले तो परिमाप जो है 24 आएगा कि नहीं। तो बच्चा ऐसा भी आयत बना सकता है। तो ऐसा भी कह सकता है कि देखिए, लंबाई 10 10 रख दीजिए तो 10 10 20 हो गया। अब 4 बचा तो 2 इसको रख दीजिए, 2 इसको रख दीजिए। यहां भी परिमाप 24 आ रहा है। हो सकता है कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, जैसे मान लिया हम 7 इसको ले ले, 7 इसको ले ले, तो 7 7 14 हो गया। अब 10 बचा तो 5 इसको रख दीजिए, 5 इसको। अब सोचिए, जब बच्चा ऐसे सोच सोच के आयत बनाएगा तो बच्चों में क्रिएटिवपन विकसित होगा कि नहीं, बच्चे रचनावादी सोच के होंगे कि नहीं। तो क्या, देखिए ऑप्शन ये दिया है कि छात्रों में गणित की रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का उपयोग करना चाहिए। देखिए, छात्र में क्रिएटिवपन डेवलप हो, इसके लिए अध्यापक को कैसे प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए, मुक्त ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन का उपयोग करना चाहिए। तो ये वही तो है भाई, जिसका परिमाप 24 आए, ऐसे आयत को बनाइए। तो उस आयत की लंबाई 8 और चौड़ाई 4 भी हो सकता है, उस आयत की लंबाई 7 और चौड़ाई 5 भी हो सकता है, आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 2 भी हो सकता है। परिकलन कौशल, आपने कहा परिकलन कौशल क्या होता है, उसको बता दीजिए। परिकलन होता है समस्त प्रकार की गणना। तो कह रहा है कि प्रश्न हल करने के लिए समस्त प्रकार की गणना कौशल होना आवश्यक है। नहीं, इस प्रकार का प्रश्न जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पर आधारित है। इससे बच्चों में क्या विकसित होती है, रचनात्मकता। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है यदि कोई शिक्षक, अच्छा दरअसल अब मेरे अगले भी क्लास का समय हो गया है। दरअसल संस्कृत की, जस्ट संस्कृत नहीं है, अब सीडीपी की क्लास होगी अतुल सर की। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह टाइमिंग 5:15 से 6:15 होगी पीएम, और 6:15 से अतुल सर, 6 ये मैथ की क्लास होगी, मैं स्वयं प्रकट रहूंगा। और 6:15 से लेकर 7 बजे तक यह क्लास फिर होगी अतुल सर सीडीपी। है ना, तो समय हो चुका है, लेकिन फिलहाल जल्दी से देख लेते हैं। यदि कोई शिक्षक गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग करता है, लिखा है ना अंत मुक्त वृत्तांत, अंत मुक्त वृत्तांत को कहते हैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स। मतलब कह रहा है कि कोई अध्यापक यदि खुले सिरे वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग करता है तो यह किस तकनीक को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जैसे मान लिया मैं क्लास में जाऊं और क्लास में जाकर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन हल कराऊं,
तो बच्चों में कौन सी तकनीक को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी? हाँ, बच्चों में सृजनात्मक चिंतन विकसित होगी। हाँ, बिल्कुल विकसित होगी। यदि मैं क्लास में ओपन एंडेड क्वेश्चन कराऊं, मतलब जिस सवाल के कई हल हो, यदि ऐसे सवाल मैं क्लास में कराऊंगा तो बच्चों में क्रिएटिवपन विकसित होगा कि नहीं? बिल्कुल विकसित होगा। अपसारी चिंतन, हाँ भाई, जब एक सवाल के जब कई समाधान मिलेंगे तो यहां विचार खुलेगा, और जब विचार खुलता है तो इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। अच्छा, कक्षा में समतापूर्ण अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द क्लासरूम। भाई, जब मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास में हर बच्चे को समान अवसर मिलेगा। वो ऐसा सोचेगा, ये ऐसा सोचेगा, सब कोई अपने हिसाब से सोचेंगे, तो सबको सोचने का समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को ही अवसर मिलेगा। यदि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन कराऊंगा तो सबको बराबर अवसर मिलेगा। खूब सोचिए, खूब उत्तर करिए। हाँ, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन में समाधान केवल एक होता है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3। अब ये सवाल आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। अब ये कैसा सवाल है, आप इसका उत्तर करेंगे। अपनी क्लास को मैं विराम देता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5-15 पर कल मैथ के सेशन से जुड़िए, और इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो मैं समझाऊं आप तक सही ढंग से पहुंच जाए। थैंक यू।